चलो भाई, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर लिया था ना अभी तक। देख कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया कदों ने। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद अब हमें क्या करना है? विशाल क्या कर रहा है? हाँ विशाल, हाँ बता, नमस्ते बता। हाँ हाँ हाँ, स्टैटिक है, एब्सोल्यूट प्रेशर है वो उस जगह का, और P प्लस रो जी एच दोनों स्टैटिक हैं। हाफ रो वी स्क्वायर डायनेमिक प्रेशर कहलाता है। हाँ तो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितनी भी इक्वेशन तूने पढ़ी है ना, जो स्टैटिक में जो इक्वेशन पढ़ी है वो सारी बर्नौली से प्रूव हो जाएंगी। ठीक, अब देखो भाई, लिखो जरा, हमने एनर्जी तीनों लिख लिए थे, ठीक है। अब लिखो बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, स्पेलिंग बतानी है। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, इतनी बात। अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, पहले सुन लो क्या कहता है। बर्नौली ने कहा कि जब भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, अंडर व्हाट फ्लो, स्टेडी फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी उस फ्लूइड की हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, समय के साथ चेंज नहीं करेगी। तो लिखो जरा, लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, फिर उसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो लिखाऊंगा, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, लिखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, according to Bernoulli's theorem, if we have steady streamline flow, if we have steady streamline flow, then total energy at any particular point, then total energy at any particular point, total energy at any particular point in fluid remains constant or conserved, remains constant or conserved। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि अगर फ्लूइड स्टडी फ्लो में है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, तो किसी भी पॉइंट पर एनर्जी टोटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, समय के साथ बदलेगी नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, हमने मान लो ये पाइप बना लिया, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लेवल, मैंने ये कोई पॉइंट पकड़ा यहां पर, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट की हाइट कितनी h, क्रॉस सेक्शन एरिया a, डेंसिटी रो, एट दिस पॉइंट pressure is what, P, and speed of flow at this point is what, V। तो अब अगर मैं एनर्जी टोटल इस पॉइंट पे पर यूनिट वॉल्यूम लिखता हूं तो क्या होता था, याद है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, and this energy is what,
कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज उसने, अगर मैं इसे पर यूनिट वेट लिखता हूं तो भी वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पर यूनिट वेट लिख देते हैं, दैट इज P अपॉन रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज ऑल्सो व्हाट, कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, क्लियर है, लिख लिया सबने। मतलब अगर इस जगह पर सपोज प्रेशर घटता है तो बाकी दोनों क्या करेंगे, बढ़ेंगे, या ये घटता है तो ये दोनों बढ़ेंगे। मतलब टोटल एनर्जी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। कुछ इस तरीके से चेंजेस आएंगे कि टोटल क्या रहे, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक बढ़ता है तो प्रेशर और रो जी एच वाला घटेगा, कोई भी एक चेंज होता है तो बाकी दोनों भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओवरऑल क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ये स्टेटमेंट कहता है। अब लिखो, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। जैसे कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, क्या कहते हैं, एनर्जी। दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया। अब इसके प्रूफ की बात करें। ठीक है, देखो भाई, कुछ लोग ना प्रूफ इसका बड़ा गलत सलत देते हैं, कुछ लोग क्या सभी देते हैं गलत सलत। हम बहुत बढ़िया प्रूफ देंगे। देखो, मैंने क्या कहा, एनर्जी इस जगह पर समय के साथ वेरी नहीं करेगी, यही बोला है मैंने। तो एनर्जी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, अगर मैं लिखता हूं अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने कहा था फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक तीन चीजों से डिफाइन की जाती है, प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी, बताया था। ठीक है, कैसा फ्लो बोला मैंने, स्टडी एंड स्ट्रीमलाइन। स्टडी एंड स्ट्रीमलाइन के लिए हमें पता है क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखो, वही बात हो गई जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव कराया था। तो लोग क्या करते हैं, ऊपर से किसी चीज को गिरने देते हैं, फिर बोलते हैं वो जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी, जबकि हमने ऐसा नहीं करा था। हमने क्या कहा था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, फिर वहां से प्रूव करा था। ठीक है, तो गलत सलत तरीके से किताब वाले भी कर रहे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूरी। अब किताब वाले हर कोई कर रहा है, बेवकूफ है। अब इसको मैं, ये रो है भाई साहब, दिस इज रो। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। रो और जी इस जगह का, सॉरी यहां पर भी क्या होगा, रो जी और एच क्या यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, सिर्फ रो वेरिएबल है तो क्या हो गया, जी एच डी रो बाय डी टी। लेकिन तीसरे वाले में दो चीजें बेटा, डेंसिटी और वेलोसिटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो पहले हमने हाफ रो को कांस्टेंट मान लिया, या वी स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया, वी स्क्वायर बाय 2 को क्या आ गया, डी रो बाय डी टी प्लस, अब हमने हाफ रो को कांस्टेंट माना तो क्या आया, 2v dv बाय dt। अब आप एक मजेदार बात देखो यार, पहली टर्म जीरो है, दूसरी टर्म जीरो है, तीसरी टर्म जीरो है, चौथी टर्म जीरो है, मतलब सारा कुछ क्या है, जीरो है। तो इट प्रूव्स दैट नहीं, क्या कर रहा हूं,
हो गया 0, हाँ या ना? इसका मतलब EV इज व्हाट? कांस्टेंट। हाँ या ना? प्रूव हो गया। अब एक और मजेदार बात भाई, हो गया प्रूव? यस सर। चैट बॉक्स वालों, ठीक है। अब हम क्या करें, ध्यान से देखो, ये प्रूव हो गया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, एक और चीज देखते हैं। इस जगह पे dE/dt क्या है? 0 है। इस जगह पे भी dE/dt 0 है। मतलब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई जब यहाँ x है, ठीक है, इतनी बात, दैट इज 0। यहाँ पर x है, दैट इज ऑल्सो व्हाट? 0। अगर यहाँ पर क्या हुआ, h बढ़ा तो बाकी दो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे अपने आप। तो हम इसको एक और फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो एक मिनट, ऊपर कर दूं इसे। अगर मैं ये पॉइंट A लेता हूं और ये पॉइंट B लेता हूं, ठीक है, इतनी बात ध्यान से देखना। A की हाइट कितनी? A पॉइंट की हाइट कितनी? H1 या HA सपोज। दूसरे कलर से कर लेते हैं, या छोड़ो, अगले पेज पे बनाते हैं, हटाओ ये सब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगले पेज पे आ जाते हैं। मैं ये भी कर सकता हूं, देखो, फिर मैंने एक पाइप ये बनाया, ये रेफरेंस लेवल हो गया अपन का। मैंने क्या करा, फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट ये पकड़ा, सपोज दिस इज ए, और एक पॉइंट ये पकड़ा, सपोज दिस इज बी। ए वाले पॉइंट की हाइट रेफरेंस लेवल से HA और बी वाले की HB। यहां पर प्रेशर PA, यहां पर प्रेशर कितना? PB, यहां पर स्पीड VA और यहां पर कितना? VB। तो हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी एट A इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी एट B। ठीक है, और यहां पे डेंसिटी रो A और यहां पे डेंसिटी कितनी? रो B। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, अगर एनर्जी दोनों जगह बराबर तो इक्वेट कर दूं सारा। मैं पर यूनिट वॉल्यूम में लिखूंगा ज्यादातर, या पर यूनिट वेट लिखूंगा। मैं कभी भी एनर्जी टोटल कभी नहीं लिखूंगा। जैसे हम पहले पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखते थे, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? हाफ रो v² या v²/2g। मतलब फर्स्ट वन इज व्हाट? पर यूनिट वॉल्यूम, एंड सेकंड वन इज व्हाट? पर यूनिट वेट, या हेड है वो, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशन हेड, इस टाइप से। ठीक है, तो E और EV लिख रहा हूं तो मतलब या तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा या पर यूनिट वेट लिखूंगा। चलो, तो अब जरा देखो, PA प्लस रो A GHA प्लस हाफ रो A VA² इज इक्वल टू PB प्लस रो B GHB प्लस हाफ रो B VB²। ये हो गई। मतलब हमने दोनों जगह की एनर्जी क्या कर दी? इक्वेट कर दी। अब ज्यादातर जो हमें सवाल मिलेंगे, ठीक है, इतनी बात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस या इन एवरी केस ऑफ 11th-12th जो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मतलब हमारे लिए मोस्ट है, लेकिन एक्चुअल में हमें तो यही मिल रहा होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वैसे भी कर सकती बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कौन बोल रहा था ये? हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन फ्लूइड में हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रेशर, डेंसिटी और क्या कहते हैं, स्पीड के टर्म में लिखा जाए। ठीक है, इतनी बात, तो ये ध्यान रखना। इन मोस्ट, और अगर डेंसिटी नहीं लाएगी तो क्या आएगा? DM आ जाएंगे यहाँ, PdV DM, तो उसको इग्नोर करते हैं, बस इतना सा। इन मोस्ट ऑफ केसेस रो इज सेम थ्रू आउट द फ्लूइड, हाँ या ना? अरे रो सेम होता है कि नहीं होता है थ्रू आउट द फ्लूइड? अगर ऐसा हो गया तो रो A बराबर रो B इज इक्वल टू कितना? रो, हाँ या ना?
तो अब क्या लिखते हैं हम, जरा देखो एक मिनट। तो हम इक्वेशन क्या लिख देंगे, पी ए प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, हमें ये वाला मिलेगा भाई बार बार, ठीक है। इतनी बात हमें ये यूज करना है ना, हमें ये यूज नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने कल क्या कहा था कि रो ए और रो बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो यहाँ भी रहेगा, ठीक है। डन भाई, कोई इशू है किसी को? कोई इशू नहीं, ठीक है। है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है ना। एक बात बता, फ्लूइड वही फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। इतनी बात। अब अगर ये ऊपर चढ़ता है तो कौन बढ़ा, हाइट बढ़ गई, तो बाकी दोनों का क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तो उसी तरीके से बैलेंस करेगा, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाए, लिखो अच्छा एप्लीकेशन से पहले एक दो चीज और लिख लो। देखो भाई विशाल सर यही तो पूछ रहे थे मुझसे कि जो प्रेशर है ये क्या है, ठीक है। अब लिखो जरा, जो हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिखी उसमें हमने क्या कहा, एनर्जी इज कांस्टेंट, है ना। हमने क्या लिखा, बर्नौलीज इक्वेशन में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिख रहा हूं तो दैट इज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ये है कि नहीं? अब लिखो जरा, P इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आप एनर्जी लिख रहे हो तो P उस पॉइंट का क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, गॉज प्रेशर वगैरह नहीं है, क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो लिखो जरा, P इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन पॉइंट, जिस भी जगह पर आप निकालना चाहते हो एनर्जी। क्लियर है, P इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज और, P प्लस रो जी एच, एक्चुअल में तीनों प्रेशर ही हैं, हाँ या ना। P प्लस रो जी एच, ये जो प्रेशर है टोटल इस एक्सप्रेशन में, ये स्टैटिक प्रेशर हो गया, क्योंकि इसका लिक्विड के मोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इतने से हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक प्रेशर। तो दिस भाई, अगर लिक्विड ना चल रहा होता तो एनर्जी कितनी लिखता, P प्लस रो जी एच लिखता। तो ये प्रेशर ही तो है, तो कौन सा प्रेशर हो गया है, लिक्विड एट रेस्ट वाला, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टैटिक प्रेशर। तो दिस, इन दोनों का सम इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैटिक प्रेशर। और हाफ रो वी स्क्वायर, ये प्रेशर आया किसकी वजह से, लिक्विड के मोशन की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायनेमिक प्रेशर। अगर आपसे कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि डायनेमिक प्रेशर कितना होगा तो हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। स्टैटिक प्रेशर कितना होगा तो P प्लस रो जी एच। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, P। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। अब इतना खेल हो गया, अब एप्लीकेशन पे आते हैं। अब बढ़िया चीज है, अब मजा आएगा। देखो मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है पढ़ाना। अब देखो भाई, हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है एट रेस्ट। कैसा है, अब मैंने क्या करा बेटा, इसमें दो पॉइंट ले लिए लिक्विड के अंदर, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, 1 एंड दिस इज 2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है भाई, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये H है, ऊपर ये कितना है, X है, और यहां पर ऊपर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक कितना, P0। अगर मैं आपसे P1 और P2 निकलवाऊं तो आपने निकाल रखे हैं पहले, ठीक है। P1 कितना निकाला है,
पी नॉट प्लस रो जी एक्स निकाला हुआ है, और P2 कितना निकाला हुआ है? हाँ या ना? ठीक है, अभी लिखो नहीं, एप्लीकेशन की हेडिंग डलवाऊंगा, चिंता ना करो। अब अगर मैं डिफरेंस लूं प्रेशर का, तो इट कम्स आउट टू बी P2 माइनस P1 इज रो जी एच। ये तो पुराना तरीका हो गया, जैसा हम करना चाहते थे ऐसे ही करा कि नहीं करा हमने। चलो अब जरा हम बर्नौलीज वाली इक्वेशन से इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात। ठीक, अब जरा देखो, बना देते हैं फिर से कंटेनर। अरे नहीं, इसमें दिखेगा? हाँ, इसमें व्हाइट कलर अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये पकड़ा हमने, एक पॉइंट हमने ये पकड़ा। दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? भाई दिख रहा है तुम लोगों को? अरे निकम्मो, दिख रहा है? ठीक है, अब अगेन दिस इज H एंड दिस इज व्हाट? X, और ऊपर क्या है? P नॉट है या नहीं? अब मुझे P2 माइनस P1 निकालना है इससे भी। ठीक है, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, पहला एप्लीकेशन क्या है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट। भाई हमें पहले भी आता है निकालना है ना, लेकिन अब हम किससे निकाल रहे हैं? बर्नौलीज से। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट। करें? अब मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। कहाँ ले लें? ग्राउंड पे ले लें? आपकी मर्जी भाई, जहां बताओगे वहां ले लें। ग्राउंड पे ले लेते हैं, सेकंड वाले पे क्यों लेगा? खुश हो जा ग्राउंड पे लेकर के। ये हमारा क्या? रेफरेंस लेवल। अच्छा, रेफरेंस लेवल से सेकंड वाले की हाइट Z ऊपर कह दूं मैं? कितना कह दूं? Z ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कह सकता हूं। अब आप 1 पे टोटल एनर्जी देखो। एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले बताओ, हाँ या ना? पक्का? अब एनर्जी एट 1 का मतलब है 1 पे प्रेशर कितना? P1, और 1 पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी Z प्लस H। हाँ या ना? अरे रेफरेंस लेवल से ऊपर ही लेते थे। कितना आ गया? रो जी Z प्लस H। और काइनेटिक एनर्जी है कोई? नहीं है। ठीक, छोड़ दो से। इज इक्वल टू 2 पे प्रेशर कितना? P2, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? रो जी Z। जरा देखना क्या आ गया। P2 माइनस P1। हमने फालतू पढ़ा था वो सब, हाँ या ना? तो जबरदस्ती तो पढ़ा हमने। वैसे उधर से पहले हम ऊपर से आ रहे थे, अब हम किधर से जा रहे हैं? नीचे से जा रहे हैं, तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। यस और नो? सर उस केस में तो वो लिया था हमने सर, एक पार्ट जब मोशन में था तब एनर्जी इक्वेट करेंगे सर उसमें तो। अगर V0 हो जाए तब भी वैलिड है। V0 होने पे भी स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो है। स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो तो तब होता है जब वेलोसिटी, तब तक होता है जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो? छोटा। छोटा जीरो भी होता है भाई, क्यों परेशान है? मैंने बड़ा तो नहीं कहा। अब लिखो जरा, अब बहुत बढ़िया चीज करते हैं। ठीक है, लिखो पिटेट ट्यूब। ये नोट कर लिया? तो मतलब आप खुद देखो, ये चीज और ये चीज सेम ही है, रिजल्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने का तरीका एनर्जी से है और यहाँ पढ़ने का तरीका बाय प्रेशर क्या कहते हैं, ग्रेडियंट है। हाँ या ना?
इसको ग्रेडियंट से डिराइव करा था और इसको किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, अब लिखो जरा पिटेट ट्यूब। किसी को ये पता है पंचतंत्र कब लिखी गई थी? किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी, है ना। अब कितने लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं? सारी पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी होंगी। ठीक है, अब हाँ, सेकंड एप्लीकेशन पिटेट ट्यूब है। और पंचतंत्र की कहानी में वो एप्लीकेशन बहुत पहले से, जब पिटेट भाई ने इसका मतलब कोई क्या कहते हैं, पिटेट ने तो मैथमेटिकली समझाया कि ये क्या चीज है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, लेकिन ये पिटेट ट्यूब यूज हम पंचतंत्र की कहानियों में भी कर रहे थे। हाँ, बंदर वाली बात है, ठीक कह रहा है। चलो, कितने लोगों को तैरना आता है भाई? नहर में तैरते हो या स्विमिंग पूल में तैरा है? नहर में तैर लेगा? नहीं सर, तेज भाव में हाँ, तेज भाव में नहीं तैर पाएगा। स्विमिंग पूल में तैरना आसान होता है बिकॉज वाटर इज व्हाट स्टिल, लेकिन नहर में तैरना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब कई बार तेज बह जाता है तो कितने बड़े तैराकों वो भी लपेटे में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ था पंचतंत्र की कहानी में। क्या था कि नहर है या नदी है, ठीक है, तो बंदरों ने वो नदी पार करनी होती है। देख, बंदर हो, हाथी हो, सबको तैरना आता है बाय डिफॉल्ट। ज्यादातर मैमल्स को तैरना आता है, सिर्फ हम जैसे निकम्मों को छोड़कर। हमें भी आता था पहले, या बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है ना तो शायद उसे तैरना आता है, मुझे जो मतलब मैंने जो सुना है या लगता है। आता उसे तैरना, मत मान तू गधा है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आता होगा उसे तैरना, ठीक है। लेकिन अब सुन ले भाई, हम तो बेसिकली आलसपने में खत्म हो रहे हैं। मतलब हमें सब कुछ आता था, हम भी तो जानवर ही थे, लेकिन हम बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, ये भी एक सबसे बड़ा आलस है। अब क्या इशू है भाई? तो उसे जब नदी पार करनी थी, तो नदी बह रही थी भाई, तो वो कैसे जज करेगा कि मुझे पानी में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? भाई अगर तेज बह रही है और वो उतर गया तो बेचारा बह जाएगा साथ में। तो वो भी जज करता है कि पानी कितनी तेज बह रहा है, वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करता है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहानी हमारे पास, लिखो जरा। इट इज यूज्ड टू मेजर velocity of flow of water in rivers, velocity of flow of water in rivers। ठीक है, अब देखो करता क्या है, देखो एक मिनट। मान लो हमारे पास ये नदी है, रिवर का टॉप सरफेस, इसके नीचे और ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, कितने से? v से। मान ले ऐसा कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अब वो नदी को पार करे या ना करे वो डिपेंड करता है कि v कितना तेज है। अगर v बहुत ज्यादा तेज है तो नहीं उतरेगा पानी में, और v कम है तो उतर जाएगा, जिस हिसाब से उसे कंफर्टेबल बैठेगा। अब नदी के आसपास ना हमेशा कुछ झाड़ियां होती हैं जो जिनकी स्टेम हॉलो होती है। बायो वाले बैठे हो तो नदी के पास में ऐसी स्टेम्स क्यों पाई जाती हैं कि ज्यादातर हॉलो हों? सर वो उसमें पानी ऊपर से ले, वाटर लेवल का सरफेस काफी ऊपर होता है, तो अगर वो तना सॉलिड होगा तो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा और वो पहले से क्या कर जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए वो अंदर से क्या कर लेता है, हॉलो, ताकि पानी कम एब्जॉर्ब करे। जबकि क्या कहते हैं, जहां पानी नहीं होता, कम होता है, वहां तना क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन से वहां पानी राइज करवाता है, नीचे तक से उठा के लाता है। यहाँ तो पहले से ही ऊपर पड़ा है, पानी की कमी नहीं। ठीक है, तो हॉलो झाड़ियां होती हैं, तो बंदर क्या करेगा, एक झाड़ी उखाड़ेगा, ठीक है, और उसको इसमें डुबोएगा। कैसे, देखो एक मिनट। उसको हल्का सा मोड़ दिया उसने, अरे हमसे ज्यादा अक्लमंद है भाई।
ये ऐसे मोड़ दिया उसने, मतलब एल शेप या कुछ भी बना दिया ऐसे, ठीक है, पानी के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि पानी तेज बह रहा है तो इसमें कुछ पानी राइज भी कर जाएगा, अप टू मान लो यहां तक राइज कर गया। कितना राइज कर गया? एच। अच्छा एक बात बताओ, ये राइज कर गया एच, तो अगर हम इस चीज का यूज करें तो हम तो इस एच को स्केल से मेजर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मतलब हमें तो एक्चुअल स्पीड बतानी है, बंदर एक अंदाजा लगाता है, ठीक है, तो बंदर तो देखेगा कम हाइट गया ज्यादा हाइट गया उस हिसाब से अंदाजा लगाएगा, लेकिन हम तो स्केल से मेजर कर सकते हैं इसे, ठीक है। और पानी के नीचे कितना है? एच नॉट है, सपोज कितना है? एच नॉट, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप क्या करो, आपने एक पॉइंट फ्लूइड का ये ले लिया ए, और एक पॉइंट आपने ये ले लिया फ्लूइड का बी, ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट दीज 2 पॉइंट्स। अब पहले रेफरेंस लेवल चूज कर लो, कहाँ लेना चाहोगे? ए पे लेना चाहें, बी पे लेना चाहो, या सरफेस पे लेना चाहो, जहां लेना चाहो बता दूंगी। कहां पर ले लें? तो आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। चलो सरफेस पे ले लें, ठीक है। दिस इज रेफरेंस लेवल, ठीक है। अब एनर्जी एट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए और बी की एनर्जी क्या है? सेम है, हाँ या ना? अब ए पर सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट होगा कि नहीं होगा? तो पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट, ए का प्रेशर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी नीचे है रेफरेंस से, तो माइनस रो जी एच नॉट, पक्का ठीक है, प्लस पानी बह रहा है हाफ रो वी स्क्वायर, इतना हो गया कि नहीं हो गया? तीनों लिख ली मैंने एक ही, चेक कर लो भाई, अगर आपको कोई गलती नजर आ रही हो तो बता दो मुझे अभी, या कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो। क्लियर है? मैंने यहाँ पर प्रेशर लिखा टोटल, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से नीचे तो माइनस रो जी एच नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी पे प्रेशर कितना है? पी नॉट, पी पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? पी नॉट, और बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? रो जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितनी बी की? 0, हाँ या ना? अब देखो क्या खेल हो गया, ये निपट गया, ये निपट गया, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जितना ज्यादा एच होगा उतना ही तेज पानी फ्लो कर रहा होगा, जितना पाइप में रेफरेंस लेवल से ऊपर लिक्विड जाएगा उतना ही तेज पानी फ्लो कर रहा है। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? अगर एच 1 मीटर है तो कितना हो गया? अंडर रूट 2 जी, अगर 2 मीटर तो अंडर रूट 4 जी, हाँ या ना? तो बंदर इसी से पता लगाएगा भाई, बंदर क्या देखेगा कि एच काफी ज्यादा आ रहा है तो पानी में नहीं उतरूंगा, एच कम आ रहा है तो पानी में उतर जाऊंगा। अरे यस और नो, ठीक है। और हम तो कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं कि एच की वैल्यू जितनी उस हिसाब से हम स्पीड भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब ये कहानी आ गई, अगर आप इसे स्टिल वाटर में नाटक को करो तो एच क्या आ जाएगा? 0। एच क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई, एच 0 आ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे क्लियर है? नोट करो, देख ले भाई बंदर। सरफेस से ऊपर तक आएगा भाई ये लिख बनाया था मैंने, तो निकम्मा आदमी है, मैंने कहा था इससे नीचे, ये यूज भी कर रहा हूं तब भी ऐसा पूछ रहा है। हो गया? अब देख ले बंदर कितना अकलमंद था। और वो पिटट भाई ये सोच रहा था कि मैंने बड़ा तीर मारा है। हाँ नहीं, बंदर पहले ये करके बैठा हुआ था, वो पता नहीं क्या बता रहा है मैं, ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया इसने। बढ़े आगे। अब लिखो जरा, अगला एप्लीकेशन। पारस चावला ने सुबह भी क्लास करी, शाम को भी कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? चलो अब देखो भाई, लिखो एरोफॉइल और लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन
लिख रहा हूँ, रुक जा। कार में भी लगे होते हैं। कार कार का शेप देखो, बड़ा स्ट्रीमलाइन सा होता है, सिडान का, एसयूवी का नहीं होता स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अभी देखना, एरोफॉइल या लिफ्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जो विंग्स होते हैं प्लेन के, उनको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है ताकि वो अपने आप ऊपर की तरफ लिफ्ट होने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि बहुत भारी होंगे, अगर अपने आप नहीं लिफ्ट करेंगे तो नीचे रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे बेचारे। ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है, दैट शेप इज कॉल्ड एज व्हाट, एरोफॉइल लाइक शेप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा और क्यों लिफ्ट होते हैं, वही पढ़ना है हमें। ठीक है, सेम शेप हम सेडान कार को भी देते हैं। यह सबसे बढ़िया शेप ना, अगर सेडान कार देखी जाए तो मर्सिडीज की सीएलएस आती है कूपे, उसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट एरोफॉइल है, बाकी सब नकली से बनी पड़ी है। देखो बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अरे सीएलएस मॉडल है एक मर्सिडीज का, डबल सीटर है, मतलब आती 2.25 करोड़ की है, तो हमारे मतलब की तो नहीं नहीं, थोड़ा नीचे आएगी। बेसिकली सेडान कार बड़ी स्मूथली चलती है, अगर चलाई हो किसी ने कार, किसी को, तुम्हारी तो एज नहीं है अभी कार चलाने में। एसयूवी चलाने में दिक्कत होती है, जो ड्राइवर होता है, एसयूवी का दूसरा फायदा होता है कि बहुत ऊपर होता है बंदा, तो उसे विजिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन सेडान कंफर्टेबली चलती है। एसयूवी में आपको कंट्रोल बहुत करना पड़ता है चीजों को। चलो देखो भाई, अब लेकिन हमारे देश में कार अच्छी नहीं आती कभी भी। टेस्ला बेटा 90 लाख से स्टार्ट होने वाला है, तो कोई मतलब ही नहीं उसको कोई खरीदे जल्दी। ये हमारे पास है। ठीक है, इतनी बात। एरोफॉइल मतलब जो विंग होता है, वो आगे की साइड से हल्का सा ऊपर कर्वेचर, फिर ऐसे नीचे की तरफ पीछे की साइड पतला कर जाता है। सेडान कार भी कुछ ऐसी होती है अपनी, एक ही बात है, ऐसा ऊपर कर्व दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। एसयूवी में नहीं देते हम कर्व, ऐसी होती है, तो इसमें स्ट्रीमलाइन। हाँ मतलब जो भी है, थोड़ा बहुत ऐसे विंड स्क्रीन को दे दिया जाता है। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट, अब ये हमारे पास एरोप्लेन है। ठीक है, इतनी बात। अब जब ये चलेगा तो मतलब अगर ये स्टार्ट करना है, उड़ना स्टार्ट करता है, तो जब ये चलेगा तो सामने हवा होगी, इसके एयर होगी। एयर इज ऑल्सो व्हाट, फ्लूइड। एयर भी क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, एयर फ्लूइड है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ स्ट्रीमलाइंस होंगी अपनी। तो पहले मैं स्ट्रीमलाइंस बना रहा हूँ। इधर की तरफ चल रहा है, ध्यान रखना, किधर की तरफ, एरोप्लेन इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर की तरफ मोशन है। ये एक स्ट्रीमलाइन, अब देखो आगे क्या आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया। कौन आ गया, विंग आ गई उसकी। ये हमारे पास स्ट्रीमलाइंस है। अब आप देखो, यहां कुछ नहीं आया तो नीचे ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन आगे ऑब्स्टिकल आ गया, तो ये स्ट्रीमलाइन, ये वाली जो आ रही थी, ये अपना पाथ कुछ बदल के, जब तक टर्बुलेंट नहीं होता तब तक तो एक दूसरे को काटती नहीं है। जहां पर एरिया कम होता है वहां लाइंस क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, कुछ इस टाइप का बनाती है। तो ये कुछ इस टाइप का शेप लेकर के ऐसे चली जाएगी। ये वाली कुछ ऐसे, ये वाली कुछ ऐसे, ऐसे कुछ। एक बात बताओ, इस विंग के ऊपर लाइंस क्या हो गई, मोर डेंस,
और नीचे क्या है, लेस डेंस, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस more dense above aerofoil। अब एक बात तो, अगर ऊपर ज्यादा डेंस हो गई तो ऊपर विंड की स्पीड क्या हो गई, ज्यादा, नीचे क्या है, कम। देयरफॉर velocity of wind is greater above aerofoil with respect to that below। हाँ या ना, मतलब ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। ऊपर मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई, vu, और नीचे कितना, vl। ये विंग का क्या कहते हैं, हाइट काफी कम है मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो एक मिनट, तो अब ऊपर प्रेशर Pu और नीचे एयर का प्रेशर कितना, Pl। अब मैं अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, ऊपर और नीचे एनर्जी क्या करूं, कंजर्व कराता हूं, ठीक है, इतनी बात। मैं इस हाइट को नेग्लिजिबल मान रहा हूं, ठीक है। तो शेप दिया जाता है कुछ, या कई बार आपने देखो कुछ कारों के पीछे ना वो डंडी से लगा देते हैं, वो तो हम लोग तो फुकरेपंती में लगाते हैं कि वो शोबाजी के चक्कर में रेसिंग कार लगेगी, ये लगेगी, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ पर्पज होता है, जब कंपनी लगाती है तो ठीक है, वो एरोडायनेमिक्स के लिए लगाती है। हम तो गधे होते हैं तो हम क्या करें। अब क्या कहानी है, अब आप एक चीज देखो, मतलब मैं जब यहाँ गाड़ियों का वो देखता हूँ ना, जो क्या कहते हैं रिव्यू देते हैं, वो साला उसकी शोबाजी ज्यादा बताते रहते हैं, उसके एरोडायनेमिक के बारे में कुछ नहीं बताते कि क्या है। मतलब हमारी तो बहुत बुरी स्थिति कर रखी है लोगों ने। अब क्या कहानी है, अब ऊपर प्रेशर Pu, वेलोसिटी Vu, नीचे Pl और Vl, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप दोनों जगह एनर्जी क्या कर दो, इक्वेट कर दो। हाँ, हाइट को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इतना ऊंचा नहीं होता है, मतलब एरोप्लेन का तो होगा ही ऊंचा, 1-2 मीटर तो होगा ही कम से कम, लेकिन फिर भी हम उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, उससे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज व्हाट, वेरी स्मॉल, 1.32 kg पर मीटर क्यूब, g इज व्हाट 9.8, अगर h में 1 मीटर भी ले लूं तो कितना चेंज आएगा, 5-6 पास्कल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके चेंजेस क्या आएंगे, बहुत बड़े आएंगे इन कंपैरिजन टू दोस, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब अगर मैं एनर्जी अपर इज इक्वल टू एनर्जी लोअर करूं, तो देखो क्या हो रहा है, Pu प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इंटू Vu स्क्वायर इज इक्वल टू P लोअर प्लस हाफ रो इंटू VL स्क्वायर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। एक बात बताओ, Vu बड़ा है या नहीं है, अगर Vu बड़ा है तो Pu छोटा हो गया कि नहीं हो गया, दोनों का सम कांस्टेंट रहना है कि नहीं रहना है। तो निकम्मो, अगर ये स्पीड बढ़ती है तो ये छोटा हो गया, हाँ या ना, यानी कि प्रेशर नीचे क्या है, बड़ा आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस VL लेस देन Vu, therefore PL ग्रेटर देन Pu। मानते हो या नहीं मानते हो। और अगर नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया नीचे वाला ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, और प्रेशर ऊपर वाला इनटू प्रोजेक्टेड एरिया नीचे की तरफ लगाएगा, तो नेट फोर्स कौन सा ज्यादा हुआ, नीचे वाला ज्यादा हुआ, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा हुआ, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं, अभी ऊपर कर दें इसे। सो नेट लिफ्टिंग फोर्स is equal to PL minus PU into projected area, yes or no, प्रोजेक्टेड बेस एरिया। ये आगे कि नहीं भाई, प्रोजेक्टेड एरिया कैसे ज्यादा हो गया, गधा आदमी। एक बात बता, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कॉपी दे अपनी, ऐसी दे दे, कोई बात नहीं, ऐसी दे दे, ये है, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया, नीचे वाला तो यही है रेक्टेंगल,
ऊपर वाले का प्रोजेक्टेड एरिया नीचे छाया परछाई कितनी बन रही है बराबर के टाइम पे, जरा बता। रेक्टेंगल के बराबर ही बन रही है, तो प्रोजेक्टेड एरिया तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कहां से ज्यादा हो गया, प्रोजेक्टेड एरिया होता है उसका शेडो जो कास्ट होगा। अब हो गया भाई, तो लिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए एरोप्लेन को लिफ्ट होने में आसानी होती है अगर हम ऐसा डिजाइन दें। ठीक है, इतनी बात। अब अगला लिखो, क्या कह रहा है सर एक सरफेस स्मूथ और रफ कर दो तो और ज्यादा। हाँ हो जाएगी, वो अभी हम बॉल वाले में करेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, लिखो जरा, अगला लिखो। लिखो, मतलब हमने ये भी देखा है जब तूफान वगैरह आता है तो झोपड़ियों की छतें उड़ जाती हैं, है ना। तो लिखो जरा, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। कभी न्यूज सुनी है जब तूफान आने वाला होता है न्यूज वाला क्या बोलता है, तो कभी कुछ ढंग से कुछ नहीं सुना ना हमने। वो बोलता है कि लो प्रेशर रीजन बन रहा है और तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, प्रेशर को दबाव कहते हैं फिर मतलब हिंदी में। ठीक है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और क्या कहते हैं, तूफान आएगा। और इंग्लिश वाला कहता है कि लो प्रेशर रीजन्स बन रहे हैं बे ऑफ बंगाल में और थंडर स्टॉर्म या स्टॉर्म आने वाला है। ज्योग्राफी वाला फील आता है, इसलिए सुनते नहीं जाते। फिजिक्स वाला फील है। ठीक है, अब देख, लो प्रेशर रीजन का मतलब देख स्पीड बढ़ गई, तो तूफान उसी को कहेंगे जहां हवा तेजी से आए। तो वो कहां पर होगा, जहां पर लो प्रेशर रीजन बनेगा अपने आप। ठीक है, इतनी बात हो, दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलो अब तो हमने क्या कहा, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स इन स्टॉर्म्स। अब जरा देखो भाई, घर बना लेते हैं एक। भाई बगैर फिजिक्स के ना कुछ नहीं है। ये झोपड़ी की छत है मान लो। ठीक है, इतनी बात। अब मान लो तूफान आ गया। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रीम लाइंस बना लें। और जब तूफान आता है तो हम घर को ना चारों तरफ से बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, है ना, ताकि अंदर हवा ना घुसे। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाली स्ट्रीम लाइंस तो दीवार को टकरा के खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये वाली स्ट्रीम लाइंस ऐसे होगा कि नहीं होगा। अंदर क्या है, पी नॉट, क्योंकि घर को हमने बंद कर दिया तो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से है। ऊपर क्या हो गया, ऊपर स्पीड इंक्रीजेस, स्ट्रीमलाइन क्या हो गई, डेंस। और P इंक्रीजेस, सॉरी V इंक्रीजेस तो P डिक्रीजेस। अब एक बात बताओ, इस छत पे नीचे से जो फोर्स लग रहा है दैट इज P नॉट ए, और ऊपर से जो लग रहा है कितना, P ए, कौन ज्यादा है। अगर देखो ऊपर की तरफ लग रहा है P नॉट ए और नेट ऊपर की तरफ लग रहा है माइनस P ए, अगर ये mg से बड़ा हो गया तो छत क्या कर जाएगी, उड़ जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज व्हाट, लिफ्टिंग फोर्स। हाँ या ना, तो उड़ सकती है छत की नहीं। हाँ, अगर तू खिड़की दरवाजे खोल दे तो हवा अंदर घुस जाएगी, अब नहीं उड़ेगा। हवा तेज हवा अंदर आएगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यार अगर हवा तूने अंदर घुसने दी तो तेज स्पीड से हवा आएगी कि नहीं आएगी। अब बता प्रेशर क्या होगा वहां पर, तो लिफ्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तूफान जब आए तो दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए। बस उससे एक ही नुकसान होगा कि सामान इधर उधर उड़ जाएगा या तुम उड़ जाओगे तो अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज तो ठीक है। हो गया भाई, बस बस रुक जा, काम करो।
हो गया? रुक जा लड़की, इधर मेरी बात सुन, ठीक है? हो गया? अब एक और चीज, कोलाइडिंग ऑफ बोट्स, कोलाइडिंग ऑफ बोट्स बता रहा हूं कैसे। अगला एप्लीकेशन, कोलाइडिंग ऑफ बोट्स। मान लो ये पानी का सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, दिस इज व्हाट सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है? बोर्ड, हालांकि वर्टिकल बना हुआ है ना हमारे लिए तो, लेकिन मैंने क्या मान लिया इसे, इसमें हमने दो बोट रख दी, एक बोट ही है, ठीक है? कौन सी बोट है जिसमें, चप्पू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओर्स, ओर्स कहते हैं, OARS, ठीक है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओर्स ही कहते हैं शायद, मुझे जो पता है, ठीक है? अब रुक जा, यहाँ सुन, ये कहते हैं, ठीक है? मतलब कौन सी वाली बोट है? चप्पू वाली है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये बोट V1 स्पीड से आगे और ये V2 स्पीड से आगे, दोनों पैरेलल चल रही है। मतलब इसमें बंदे बैठे होंगे, अगर मैं ये वाली बोट ये चला रहा है, मैं ये वाली चला रहा हूँ, तो मैं ऐसे चप्पू मार रहा हूँ, ये भी ऐसे ही मार रहा हूँ, हाँ या ना? अब आप एक चीज देखिए, चप्पू क्या कर रहा होगा, यहाँ पानी को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होगा, कितने से? V1 से, और यहाँ भी कितने से? V2 से। इस बोट वाला V2 से, वाला V1 से, यहाँ V1 से, और यहाँ कितने से? V2 से। एक बात बता ना, दोनों बोट्स के बीच में जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई कि नहीं होगी? दोनों बोट्स के बीच में जो पानी है उसकी स्पीड क्या हो गई? ज्यादा। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो वहां प्रेशर क्या हो गया? कम। P बिटवीन और P ऑन साइड्स, हाँ या ना? तो यहां पर अपने आप दिख रहा है P ऑन साइड्स इज ग्रेटर देन व्हाट? P बिटवीन द बोट्स, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, ये बोट्स भिड़ने को तैयार हो गई कि नहीं हो गई? बेटा इधर से, मतलब इसकी बोट ऐसे जा रही, मेरी ऐसे, तो उस पे उधर से फोर्स लग रहा है, मेरे पे इधर से लग रहा, दोनों क्या कर जाएंगी? भिड़ जाएंगे, नहीं भिड़ जाएंगी? तो इधर से इस पे फोर्स लग रहा होगा, नेट ऐसे, और इस पे इधर से लग रहा होगा, तो दोनों क्या करना चाहेंगी? कोलाइड करना चाहेंगी या नजदीक आना चाहेंगी, हाँ या ना? ठीक है भाई, थोड़े दूर दूर होते होंगे भाई, ठीक है? और एंटी पैरेलल होंगे तो बोट्स दूर जाएंगी। एंटी पैरेलल अगर चल रहे होंगे तो एक बात बताओ, बीच में स्पीड कम हो जाएगी, साइड में ज्यादा हो जाएगी, तो बीच में कम हो जाएगी तो बीच में प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये पैरेलल में तो क्या करना चाहेंगी? बोट्स नजदीक आना चाहेंगी। एंटी पैरेलल में बोट्स क्या करना चाहेंगी? दूर जाना चाहेंगी। अरे क्लियर है? बाइक चलाता है ना, ठीक है? अब बात करते हैं, ठीक है? हो गया? तो लिख लो, इफ बोट्स आर मूविंग इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन देन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। पक्की बात है? अरे वो तो एक्सप्लेन कर लोगे ना अपने आप। If boats are moving, क्या कहते हैं, इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन देन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो भाई, बोट वाली कहानी हो गई है ना, अब बाइक वाली कहानी करते हैं। GT रोड पे चलाइए बाइक? अच्छा चल देख फिर।
मान लो तो जीटी रोड पे बाइक चला रहा है और बगल से हरियाणा रोडवेज गुजरती है, तो कैसा लगता है? गिर गया मतलब एकदम। मतलब ऐसा लगता है कि बस आज ले गया है ना। तो अब क्यों होता है ऐसा भाई? तो उससे क्या होगी? इसमें जो हवा होती है उसका प्रेशर बहुत कम उसका कम हो जाता है और आप गाड़ी की तरफ ही गिरने की कोशिश करते हो। जब भी बाइक वाला गिरता है ना बेचारा, वो सिर्फ गाड़ी के पहिए के नीचे ही जाता है। देखो बता रहा हूँ, ऐसा रेलवे स्टेशन पे भी होता है। पट्टी सी बनी होती है, ट्रेन आने से पहले अनाउंसमेंट होती है कि इस पट्टी से पीछे पीछे रहो, ठीक है। अगर उस पट्टी के आगे रहोगे तो हो सकता है ट्रेन अपने आप आपको अंदर ले ले, हाँ या ना। देखो होता क्या है, ये ट्रेन है सपोज, ठीक है। यहां पर मान लो हमने वासु को खड़ा कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बता रहा हूँ, परेशान ना हो, रुक जा, सब बता रहा हूँ। ये सब एप्लीकेशन ही है बेटा। ये ट्रेन 20 स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ट्रेन 20 स्पीड से जा रही है तो यहां पर जो एयर है उसकी स्पीड भी v हो जाएगी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, हाँ या ना। अब अगर v हो गई तो यहाँ प्रेशर क्या कर गया, फॉल कर गया, और यहाँ प्रेशर क्या है, हाई है। तो आदमी के पीछे, मतलब अगर ये ट्रेन ऐसे जा रही है और मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे पीछे से क्या लगेगा, धक्का सा लगेगा, और मैं किसके अंदर जाने की कोशिश करूंगा, ट्रेन के अंदर घुस जाऊंगा अपने आप, ठीक है। इसीलिए उस लाइन से क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। सेम जब हरियाणा रोडवेज बगल से निकलती है ना, तो बीच में एयर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। इतनी बात। तो प्रेशर वहां क्या कर जाएगा, सॉरी, एयर की स्पीड तेज हो जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो आपकी बाइक को दूसरी साइड से क्या लगता है, धक्का, कि गाड़ी के अंदर ही घुस जाओ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है, क्योंकि कह रहा था कैसे होगा। अब लिखो जरा, मैग्नस इफेक्ट। अगला एप्लीकेशन, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट और स्विंगिंग ऑफ बॉल, और स्विंगिंग ऑफ बॉल। किसी ने ठीक ठाक लेवल पे क्रिकेट खेला हो आप लोगों में से? चलो ठीक है भाई, अब रुक जाओ। अब देखो, तो क्या कहानी, मेरे पास हम क्या कर रहे थे, स्विंग बॉलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम दोनों ही बता दो मुझे, 4 पीस बॉल ज्यादा स्विंग होगी, 2 पीस बॉल ज्यादा स्विंग होगी? मतलब 2 पीस बॉल और 4 पीस बॉल पता है ना, कौन सी ज्यादा स्विंग होगी? तो 2 पीस बॉल अब बिकती भी नहीं है मार्केट में। मतलब 2 पीस वाली 4-5 ओवर बाद ही आजकल की स्थिति में तो खराब हो जाएगी, तुरंत फट जाती है 2 पीस वाली। 4 पीस वाली थोड़ा 15-20 ओवर चल जाती है ठीक ठाक तरीके से। अब पहले जो टेस्ट मैच होते थे वो तो 2 पीस बॉल से, ठीक है, वो बहुत स्विंग करती थी बॉल। ग्रेजुअली हमने फिर पहले 4 पीस लिया, फिर उसके बाद लेदर की क्वालिटी खराब करी, फिर हमने सफेद बॉल ली, पिंक बॉल ली, मतलब हजारों टाइप की बॉल ले ली, कोको बोरा बॉल कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब देखो एक मिनट, हम 2 पीस बॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। मतलब बॉल इस साइड से फेंकेंगे हम, सामने हमारा क्या है, बैट्समैन है, ऐसा मान लो, ठीक है। इतनी बात। अब नहीं रहने दे, तो लेके आएगा तब तक समय खत्म हो जाएगा हमारा। इसको हम कहते हैं सीम, ठीक है। अब सीम के मतलब बॉल को हम कैसे फेंकने वाले हैं, आगे फेंकने वाले हैं, ठीक है। या मैं आपकी साइड करूं तो ऐसे फेंकने वाले हैं, ठीक है। अब ये सीम है, ठीक है, एक साइड इधर और एक साइड इधर, ठीक है। अब बॉल को हम एक साइड से बिल्कुल ही पॉलिश करना चाहते हैं, बिल्कुल उस पे थूक मिलता है तो थूक लगा लेते हैं, कुछ को वैसलीन मिलती है, मतलब वो सब सारे जुगाड़ रखते हैं। मतलब इवन मैंने सचिन को भी बॉल पे वैसलीन लगाते हुए देखा हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर कोई बेईमानी करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि भगवान था। अब
भाई वो इतना बड़ा प्लेयर है कि कुछ चीजें साइड लाइन कर दी गई। ये अफरीदी चबाई गया बेचारा, क्या करे भाई, मैच खेलते हुए बॉल को चबाने लगा था, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड हुआ, बैन भी लगा उस पे बेचारे पे, क्या करे। अब देखो भाई, तो अब रुक जाओ एक मिनट। पहला काम क्या होता है, अगर स्विंग करानी है तो बॉल को हम क्या करते हैं, एक साइड से बिल्कुल ही पॉलिश करना चाहेंगे और एक साइड से हम नाखून मारना शुरू करते हैं। मतलब शुरू में ही, पहले ओवर में ही, एक जो बॉल पकड़ाने वाला होता है ना बॉलर को, उसका काम ये होता है एक साइड नाखून मार और एक साइड घिसते रहे, यही काम करता है। तो अब किस साइड नाखून मारूं पहले बता दो। चलो इस साइड हमने रफ कर दिया, रुक जाओ, इसको हमने रफ कर दिया और इसको हमने शाइन कर दिया, ठीक है। अब जब ये बॉल आगे बढ़ेगी, ठीक है, इतनी बात, तो सामने से विंड की स्ट्रीम लाइंस होंगी। अब देखो यार, इस साइड शाइनी सरफेस है, तो स्ट्रीम लाइंस क्या करेंगी, अपने शेप को ऐसे और इस साइड रफ है तो ये यहीं खत्म हो जाएगी टकरा के। हाँ या ना। अब एक बात बताओ, इधर नॉर्मल स्ट्रीम लाइंस आ गई, अब इधर स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इधर स्पीड क्या कर गया, मैंने बॉल को कैसे फेंका है, ऐसे, राइट आर्म बॉलर बॉल को ऐसे फेंक रहा है, राइट आर्म बॉलर, ठीक है, इतनी बात, मतलब ऐसे, तो इस साइड क्या है, वी बढ़ गया, इधर वी क्या है, स्मॉल, ठीक है, इतनी बात, इधर वी क्या है, कम है। अगर यहाँ वी बढ़ गया तो पी क्या कर गया, घट गया, और यहाँ पी क्या कर गया, बढ़ गया। अब एक बात बताओ, जब ये बॉल जाएगी तो इधर की तरफ डेविएट करेगी कि नहीं करेगी, आउट स्विंग नहीं हुआ, इन स्विंग हुआ है, राइट आर्म बॉलर के लिए क्या हुआ, इन स्विंग हुआ। और अगर मैं इसी साइनी फेस को बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा, आउट स्विंग हो जाएगा, हाँ या ना। रिवर्स स्विंग क्या होता है फिर, हाँ ये रिवर्सिंग होता है, बाकी नॉर्मल स्विंग। रिवर्स स्विंग पुरानी बॉल के साथ होता है, हाँ सर, पुरानी नई बॉल के साथ कतई नहीं होता है। ये तो स्विंग हो गया, आउट स्विंग, इन स्विंग, ठीक है। रिवर्स स्विंग क्या बवाल, तो पहले इसको समझ लो, ये तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बॉल ऐसे गई तो इस साइड प्रेशर कम है तो बॉल किधर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, मतलब अगर मैं राइट आर्म बॉलर हूं तो अंदर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ, तो दैट इज इन स्विंग। और अगर मैं इसको बाहर कर दूं इस साइड, मतलब सीम उल्टा पकड़ लूं बॉल को, तो क्या करेगा, बाहर की तरफ डेविएट करेगा, दैट इज आउट स्विंग। आउट स्विंग टफ है या इन स्विंग टफ है, इन स्विंग टफ, आउट स्विंग टफ है। आउट स्विंग बहुत कम लोग कराते हैं, बढ़िया वाली। इंडिया में बता कौन कराता है, सर उमेश यादव करा लेता, भुवनेश्वर कुमार करता है। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव को बॉलर नहीं मानते। ईशांत शर्मा की उम्र हो गई है, रहने दे, ठीक है, उसकी उम्र हो गई है, वो स्पोर्ट्समैन वाली उम्र खत्म हो गई। एंडरसन अच्छा बॉलर था, है सर, स्टार्क भी अच्छा बॉलर था, मतलब था, हो गए अब सारे, हम निपट गए, मतलब ये। लेकिन स्टार्क इज लेफ्ट आर्म बॉलर, तो लेफ्ट आर्म हमेशा आउट स्विंगर होता है, राइट आर्म नेचुरल इन स्विंगर होता है। एक काम करना, बॉल को पकड़ना, आपकी ग्रिप हमेशा कैसे पड़ रही है, अंदर की साइड पड़ रही है, ठीक है, इतनी बात। और लेफ्ट आर्म की ग्रिप कैसे पड़ेगी, बाहर की तरफ पड़ेगी हमेशा, ठीक है। तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स आर मोर, तुम्हारे मतलब का नहीं, छोड़ दो, क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, इसको छोड़ दो। लेफ्ट आर्म बॉलर्स आर मोर बेटर आउट स्विंगर्स एज कंपेयर टू व्हाट, राइट आर्म बॉलर्स। और अच्छा खतरनाक बॉलर कौन होता है, आउट स्विंगर या इन स्विंगर, आउट स्विंगर ज्यादा खतरनाक होता है, आउट स्विंग बॉलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है विकेट लेने के लिए। चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया मैग्नस इफेक्ट क्या कह रहा है।
दोनों करा सकते हैं, एक बॉल पे दूसरी बॉल। भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। इसमें अल्ट्रा ज्यादा लगेगा सर। क्या चीज? अल्ट्रा ज्यादा लगेगा। अल्ट्रा एज नहीं एज। अल्ट्रा एज तो मैंने सुना नहीं, एज ही सुना था बेचारा, ठीक है। सर ये वो रिको होता है सर, रिको। अब चलो हो गया, ये बना लो इसे फटाफट, इसे मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं। हाँ अभी सवाल ये रह गया, रिवर्स स्विंग क्या होता है फिर? सर मेरे को तो लग रहा है रिवर्सिंग। ये तो आउट स्विंग इन स्विंग हो गया भाई। रिवर्स स्विंग पुरानी बॉल के साथ होता है। क्यों होता है? पुरानी बॉल के साथ क्यों होता है? और दूसरा हर कोई नहीं करा पाता। मतलब हमारे देश में सबसे बढ़िया रिवर्स स्विंग जहीर खान ने कराई है अब तक, और किसी ने नहीं कराई है। अरे अब फालतू बकवास कर रहा है तू, मतलब किसी सही आदमी का नाम ले ले। जहीर खान बहुत ही परफेक्ट रिवर्स स्विंग बॉलर था, या उससे अच्छे पाकिस्तान वाले थे। वो तो सर मेरे उनके तो इनहेरिटेड है सर, बॉलर्स की टीम थी सर उनकी तो। चलो नोट करो इसे, कोई बात नहीं। बॉल जब पुरानी हो जाती है ना तो बहुत पिट जाती है, पिट जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है बॉल की। डेंसिटी क्या हो जाती है बॉल की? कम हो जाती है, तो उस पर बॉइंट फोर्स लगने लगता है कई बार एयर का। तो जब बहुत 40-45 ओवर बॉल बार बाद में बॉल चौके पड़ रहे हैं, कुछ पड़ रहा है, तो बॉल की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो कई बार देखा रिवर्स स्विंग जो होती है ना, वो डिप करते हुए अचानक क्या करती है? उठ सी जाती है, तो दैट इज रिवर्स स्विंग। वो बहुत ही बढ़िया तरीका। क्रॉस सीम कर लूं बॉल को, इससे भी प्रोटेक्ट। यार वो क्रॉस सीम करना वो अलग है कि हाँ हम किसी भी समय रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, लेकिन पुरानी बॉल ही रिवर्स स्विंग करती है, और फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है उसे। नोट करो इसे।